हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बिंदुसार और सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे उनको ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है। तो देखिए, बिंदुसार से संबंधित पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ था। दिए हुए थे बिंदुसार। इन्हीं को अमित्रघात की भी संज्ञा दी जाती है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को किस अन्य नाम से संबोधित किया है। तो यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज या इन्हीं को अमित्रघात कहा जाता है और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। तो ये संज्ञा दी गई है यूनानी लेखकों के द्वारा। किसको दी गई है? तो ये संज्ञा दी गई है बिंदुसार को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो इनको सिंहासन या इसी को सिंहसेन के भी नाम से संदर्भित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहा है कि वायु पुराण में बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के भी नाम से संबोधित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी ग्रंथ है एक जिसका नाम है फा युए चूलिन। इसमें कह रहा है कि बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है। तो इसमें इनको बिंदुपाल के नाम से संबोधित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने तक्षशिला में किसको भेजा था। तो तक्षशिला में भेजा गया था अशोक को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीरिया के राजा जिनका नाम था एंटियोकस, इन्होंने किससे राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो भेजा था डाइमेकस को। अगले में कह रहा है मिस्र के राजा जिनका नाम था टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस, जिनका देखा जाए टाइम ड्यूरेशन तो ये रहा 285 से 247 ईसा पूर्व तक। इन्होंने कह रहा है अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था। तो ये भेजा था डायोनुसिस को। किसको भेजा था? डायोनुसिस को इन्होंने भेजा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस से किन वस्तुओं की मांग की थी। तो इन्होंने मांग की थी कि हमको मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजे जाएं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मौर्य शासक जो है बिंदुसार, इनका प्रधानमंत्री कौन था। तो इनके प्रधानमंत्री का नाम था खल्लाटक। क्या नाम था? खल्लाटक इनके प्रधानमंत्री का नाम था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो बौद्ध साक्ष्य हैं उनके अनुसार ये पता चला है कि बिंदुसार के समय अवंती, जो उसको हम लोग उज्जैनी कहते हैं, इसका उपराजा कौन था। तो ये थे अशोक। अगले में कह रहा है बिंदुसार किस मत के अनुयायी थे। या आजीवक मत के अनुयायी थे। अब अशोक से संबंधित जो भी क्वेश्चन दिए गए इनको जान लेते हैं। तो देखिए, अशोक से संबंधित पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अशोक हैं मगध साम्राज्य के सिंहासन पर ये कब आसीन हुए थे। तो ये आसीन हुए थे 273 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अशोक के सम्राट बनने के पश्चात कितने वर्षों बाद इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये 4 वर्षों बाद हुआ था, जो कि हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अगले में कह रहा है अशोक के अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है। तो इनको देवानाम्पिय कहा गया है, देवानाम्पियदसी कहा गया है। तो ये सब अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें अशोक को ये सब संदर्भित किया गया है। अब अगले में कह रहा है जो देवानाम्पिय है जो अशोक को कहा जाता है, इससे तात्पर्य क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। तो ये सब क्या है? ये सब उपनाम है, एक तरह से कह सकते हैं। ये सब उपाधियाँ दी गई थी अशोक को, या ये नाम जो हैं उनको संदर्भित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुराणों में अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये अशोक वर्धन उनको कहा जाता है। अगले में कह रहा है अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी जो है मुख्य स्रोत उसके कौन कौन से ग्रंथ हैं। मतलब अशोक के अगर प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमको प्राप्त करनी है तो हमको कहाँ से ये प्राप्त होगी। तो ये प्राप्त होगी बौद्ध ग्रंथों से। अगले में कह रहा है अशोक के पिता का नाम क्या था। तो ये बिंदुसार इनके पिता का नाम था। अशोक की माता का क्या नाम था। तो माता का नाम शुभद्रांगी था। अगले में कह रहा है अशोक का जन्म कब हुआ था। तो 304 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अशोक को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इनको चंडाशोक, जिसका अर्थ होता है निर्दयी अशोक, इस नाम से भी जाना जाता है। अब अगले में कह रहा है अशोक के पुत्र जिनका नाम है महेंद्र तथा पुत्री जो हैं जिनका नाम है संघमित्रा, इनकी माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम था महादेवी। अगले में कह रहा है अशोक के पुत्र जिनका नाम है कुणाल, इनकी माता का क्या नाम था। इनकी माता का नाम पद्मावती था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है अशोक के अभिलेखों में कह रहा है उनकी किस पत्नी के नाम का उल्लेख मिलता है। तो इनकी पत्नी है कारुवाकी, जिनका नाम अभिलेखों में मिलता है। अगले में कह रहा है रानी कारुवाकी के जो पुत्र हैं इनका क्या नाम था। तो इनके पुत्र का नाम तीवर था।
अगले में कह रहा है अशोक के अभिलेखों में उनके किस पुत्र का नाम का उल्लेख मिलता है। तो इनके जो पुत्र तीवर हैं इनका नाम भी अभिलेखों में मिलता है, तो याद रखिएगा। अभिलेखों में इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है कारुयाकी और इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है तीवर। इन दोनों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। अब अगले में कह रहा है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई जो राजतरंगिणी है इसमें अशोक के किस पुत्र के नाम का विवरण मिलता है। तो इनके पुत्र का नाम एक है जालौक, जिसका विवरण जो राजतरंगिणी है जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है उसमें इनके पुत्र जालौक का विवरण मिलता है। अब अगले टॉपिक दिया गया है अशोक का कलिंग अभियान। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग से युद्ध किया था। तो इन्होंने 8वें वर्ष युद्ध किया हुआ था जो कि हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अगले में कह रहा है कौटिल्य के विवरण से कलिंग के विषय में क्या सूचना मिलती है। तो इनमें सूचना ये मिलती है कि जो कलिंग है वो सूती वस्त्रों तथा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम्राट अशोक अपने शासनकाल में एकमात्र युद्ध लड़ा था, वह कौन सा युद्ध था। तो वो था कलिंग का युद्ध। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कलिंग युद्ध का विवरण अशोक ने किस शिलालेख में मिलता है, मतलब कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसका विवरण मिलता है। तो ये है 13वां शिलालेख। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कलिंग जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें विजय के उपरांत मगध साम्राज्य का प्रांत बना लिया, मतलब जो मगध था उसको साम्राज्य का प्रांत बना लिया जाता है। कह रहा है तत्पश्चात उसके 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र थे, कहाँ पर ये स्थापित किए गए थे। तो इनके जो 2 प्रशासनिक केंद्र थे उनको उत्तरी केंद्र इसका एक बनाया गया जिसकी राजधानी तोसली थी और एक दक्षिणी केंद्र बनाया गया जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। तो ये याद रखिएगा उनके 2 केंद्र बनाए जाते हैं। तो उत्तरी जो केंद्र था उसकी राजधानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़ थी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरी घोष की नीति त्याग कर किस नीति का अनुसरण किया था। इन्होंने कहा कि अब भेरी घोष नहीं होगा, अब धम्म घोष स्टार्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है अशोक का जो साम्राज्य विस्तार कैसे कैसे हुआ उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक के साम्राज्य की जो सीमा है इसका निर्धारण किससे किया जाता था। तो जो अशोक के अभिलेख हैं इन्हीं से जो इनकी सीमाएं हैं उनको निर्धारित किया जाता था। अब अगले में कह रहा है अशोक के जो साम्राज्य हैं इनमें हिंदुकुश, जिसको हिंदुकुश जो क्षेत्र है, एरिया जो क्षेत्र है जो हेरात का क्षेत्र है, अराकोशिया जो कंधार का क्षेत्र है, जेंड्रोसिया राज्य जो सम्मिलित थे, मतलब अशोक के साम्राज्य में इतने सब चीज़ें सम्मिलित थी। कह रहा है इनकी जानकारी अशोक के किन अभिलेखों से प्राप्त होती है, मतलब इन जगहों पर जो अशोक का साम्राज्य था या ये विस्तारित था ये जानकारी हमको मिलती कहाँ से है। ये जानकारी हमको शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, शारिकुना और जो लघमान के शिलालेख हैं उनसे इनकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब अगले में कह रहा है अशोक के साम्राज्य की सीमा जो है अभिलेखों द्वारा निर्धारित की गई थी। कौन सी इनकी पश्चिमी सीमा थी, कौन सी उत्तरी सीमा थी, इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो पश्चिमी सीमा थी वो निर्धारित की गई, कुछ अभिलेखों से इनकी जो सीमा थी पश्चिमी निर्धारित की गई थी। तो इन अभिलेखों में थे शहबाजगढ़ी अभिलेख, मानसेहरा, शानिकुना, लघमान शिलालेख। तो इन सब शिलालेखों से क्या थी, पश्चिमी सीमा इनकी निर्धारित थी। इसके अतिरिक्त देखा जाए जो उत्तरी सीमा थी जो हिमालय के क्षेत्र की सीमा थी तो उसमें देखिए कालसी जो देहरादून में है ये शिलालेख था, तथा रुमिनदेह निगलीवा ये जो स्तंभ लेख हैं इनसे इनकी जो सीमा है वो निर्धारित की गई थी। अगले में कह रहा है दक्षिणी जो सीमा थी वो निर्धारित की गई थी ब्रह्मगिरी, मास्की, जटिंग रामेश्वर, सिद्धपुर और लघु शिलालेख। तो इनसे जो इनकी दक्षिणी सीमा थी वो निर्धारित की गई थी, मतलब एक तरह से बाउंड्री इससे बनाई गई थी कि यहाँ पे इन्होंने यो शिलालेख या वो अभिलेख लिखवाया हुआ था। तो इससे पता चलता था कि उनका जो ये क्षेत्र था यहाँ तक वो विस्तारित था। अब देखिए जो अगला है यहाँ पे जो पश्चिमी क्षेत्र था इनकी, मतलब पश्चिमी सीमा थी जो महाराष्ट्र का रीजन था। तो यहाँ पे देखिए जो सोपारा शिलालेख है उससे यहाँ पे इनकी मतलब सीमा की जानकारी मिलती है। गिरनार जो गुजरात में है, तो ये जो गिरनार गुजरात में है इनकी यहाँ तक सीमा थी तो ये बात पता चलती है जूनागढ़ अभिलेख से। उड़ीसा क्षेत्र में भी इनकी जो सीमा थी तो उसका पता चलता है धौली और जौगढ़ के शिलालेख से। अब अगला देखिए नोट कुछ दिए गए हैं इनको जान लेते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जो अशोक के द्वितीय शिलालेख हैं इनसे अशोक के दक्षिणी सीमा पर स्थित जो राज्य थे जिनमें चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपाणी इन सब का उल्लेख इसमें मिलता है। तो याद रखिए कौन सा शिलालेख है, तो ये है द्वितीय शिलालेख। अगले में कह रहा है जो 13वें शिलालेख है उसमें अशोक के जो समीपवर्ती राज्य थे इनकी सूचियाँ मिलती हैं और जो सूचियाँ थी वो इस प्रकार हैं। तो इनमें देखिए यवन का उल्लेख है, कंबोज का उल्लेख है, कंधार का है, रठिक का है, भोजक का है, पितिनिक का है, आंध्र का है, नाभक का है, नाभपक्ति का है, परिमिदस है। तो इन सभी का उल्लेख 13वें शिलालेख में किया गया है और ये सब क्या हैं, तो अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूचियाँ हैं।
अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो अशोक की परराष्ट्र नीति है, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है इनको जान लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अशोक के राज दरबार में किस मिस्र शासक ने अपना राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था टॉलमी फिलाडेल्फस ने। अगले में कह रहा है सम्राट अशोक ने अपने किस शिलालेख में राजत्व संबंधी विचार व्यक्त किया था? तो ये था छठा शिलालेख, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो राजत्व संबंधी विचार है वो छठे शिलालेख में इसको प्रदर्शित किया गया है। अगले में कह रहा है सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है, सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा मेरा कर्म नहीं है। मैं जो भी कुछ पराक्रम करता हूँ वह इसलिए कि ऋण से मैं मुक्त हूँ। अशोक ने इस कथन का विवरण किस शिलालेख में ऐसा मिलता है? तो ये मिलता है छठे शिलालेख में। अब अगला है अशोक से संबंधित जो प्रश्न है उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है अशोक का एक अन्य उपाधि क्या थी? तो अशोक की एक अन्य उपाधि थी, उसको हम लोग कहते हैं धर्मराज। तो धर्मराज की जो उपाधि है वो अशोक की है। अब अगले में कह रहा है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ये की थी अशोक। अगले में कह रहा है किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय, जिसको हम लोग देवानाम प्रिय कहते हैं, ये कहा था? तो ये अशोक ने कहा था। अब अगले में ये कह रहा है जो कश्मीर है उसमें श्रीनगर नामक जो नगर है इसको किसने स्थापित किया था या उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो ये अशोक ने करवाई थी। अगले में कह रहा है अशोक के उपरांत किस मौर्य शासक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? ये भी दशरथ, जो इनके मतलब अशोक के उपरांत जो आते हैं दशरथ जिनका नाम रहता है, तो इन्होंने भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगले में कह रहा है अशोक का जो शासन है अन्य किस शासक के साथ समानता रखता है? मतलब इनके समकालीन कौन है? तो इनका नाम है टॉलमी सेकंड। अगले में कह रहा है अशोक के शासन काल में धर्म एवं नैतिकता का अधिकारी कौन होता था? तो इसको हम लोग धर्म महामात्र कहते थे। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि श्रीलंका के उस राजा का नाम क्या है जो अशोक का समकालीन था? तो इसका नाम था देवानाम प्रिय तिस्स। तो जो तिस्स थे वो श्रीलंका के राजा थे और अशोक के समकालीन थे। अब अगले में कह रहा है अशोक का समकालीन शासक कौन कौन से थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए अशोक के समकालीन हैं सीरिया का जो थिरोज है, फिलाडेल्फस हैं, जो फिलाडेल्फस का टॉलमी है ये भी इनके समकालीन हैं। मैसेडोनिया का जो एंटीगोनस हैं जिनको हम लोग गोनाटस भी कहते हैं, ये भी इन्हीं के समकालीन हैं। इसके अतिरिक्त जो शरीन के मग हैं ये भी इन्हीं के समकालीन हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था? तो इसका ये उद्देश्य था कि अपनी प्रजा के नैतिक और जो आध्यात्मिक विकास है, ताकि जो अपनी प्रजा है इसका जो नैतिक और आध्यात्मिक विकास है ये किया जाए। तो इसीलिए अशोक ने जो प्रजा में है उन्होंने धम्म की जो नीति है उसका प्रचार किया था। मतलब धम्म की जो नीति है उसका प्रचार करने का रीज़न यही था कि जो अशोक चाहते थे कि जो उनकी प्रजा है उसमें नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो, तो इसी उद्देश्य से उन्होंने ये किया है। अब अगला दिया गया है अशोक और बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंघली बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है दीपवंश महावंश, इसके अनुसार कह रहा है अशोक शासक जो थे, अशोक शासन के कितने वर्ष बाद बौद्ध धर्म में इन्होंने दीक्षा ली थी? तो ये ली थी 4 वर्ष बाद। अगले में कह रहा है बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ये थे निग्रोध नामक 7 वर्षीय जो बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने इनको इस धर्म में दीक्षित किया हुआ था। अब अगले में कह रहा है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध बन गए थे? तो इनका नाम था मोगालिपुत्र तिस्स। अगले में कह रहा है बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो इनका नाम था उपगुप्त। अब अगले में कह रहा है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये 10वें वर्ष यात्रा की थी। अगले में कह रहा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक के जीवन पर क्या परिवर्तन हुए? तो वो अहिंसा तथा सदाचार का पालन करने लगे। उन्होंने मांस भक्षण जो था उसको त्याग दिया था। इसके अतिरिक्त राजकीय भोजनालय में मारे जाने वाले पशुओं की जो संख्या थी वो कम कर दी गई। इसके अतिरिक्त धर्म यात्राओं को इन्होंने प्रारंभ कराया था। ये सब कार्य उन्होंने किए हुए हैं। अब अगले में कह रहा है अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये की थी 20 वर्ष बाद। अगले में कह रहा है अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित जो निगलीवा है इसमें कह रहा है किस स्तूप का निर्माण करवाया था? तो इसका नाम था कनक मुनि, जो कि एक पौराणिक बुद्ध का स्तूप है। अब अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा जो निगलीवा कहाँ पे है? तो ये नेपाल की तराई में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने का सर्वप्रथम जो प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भाब्रू जो कि वैराट राजस्थान में है, जो कि लघु शिलालेख है, तो यहीं से इनके बौद्ध मतानुयायी होने का पता चलता है। अब अगले में कह रहा है भाब्रू लघु जो शिलालेख है इसमें अशोक ने बौद्ध मत के संदर्भ में क्या अभिवादन किया है?
तो इन्होंने बुद्धम धम्मम संघम इसका वर्णन क्या किया है या इन्होंने इसका अभिवादन किया हुआ है। अब अगले में कह रहा है बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में अशोक का उल्लेख किस लघु स्तंभ लेखों में मिलता है। तो ये सारनाथ, सांची और जो कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख हैं वहाँ पे ये वर्णन मिलता है। अब अगले में कह रहा है किस लघु स्तंभ लेख में विवरण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी दिया था। तो ये बात पता चलती है सांची के लघु स्तंभ लेख से। अब अगले में कह रहा है अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था इन्होंने नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे स्पष्ट होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो देवा नाम प्रिय इन्होंने उपाधि धारण की थी, तो इसी से पता चलता है कि अशोक बौद्ध तो हो गए थे लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म से अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी। अब अगला टॉपिक दिया गया है अशोक के धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो पहला ये कह रहा है कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में क्या कहा गया है। तो उसे धम्म कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा धम्म क्या है। तो बेसिकली एक तरह से ये कह सकते हैं जो धम्म है वो आचार, जो नियम है या हमारे आचार विचार हैं उनके जो नैतिक बातें हैं तो उन्हीं का ये एक सेट इसमें प्रदर्शित किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो आचार है, बहुत सारे जो नैतिक चीज़ें होती हैं उनका एक तरह से ये संग्रह है जिसको हम लोग धम्म के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में ये कह रहा है कि अशोक के विश्व इतिहास में कह रहा है प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण क्या है। क्योंकि उन्होंने धम्म की नीति का पालन किया हुआ था। मतलब राज सिंहासन में एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपना राज्य चलाया था वो धम्म की नीति से चलाया था। और उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं पहले उन्होंने तलवार के बल पर जीता था भारत को, उसके बाद उन्होंने धर्म के आधार पर भी राजनीति स्टार्ट की जिसको धम्म की संज्ञा दी जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये दोनों में सफल रहे थे, इसीलिए इनकी प्रसिद्धि ज़्यादा है। अब अगले में कह रहा है कि अशोक के धम्म नीति में जो धम्म नीति है उसकी जो विशुद्ध परिभाषा है किस बौद्ध ग्रंथ में दी गई है। तो इसका नाम है रहुलोवाद सूत्र अथवा कह सकते हैं सिगालोवाद सूत्र जिसको हम लोग दिघनिकाय कहते हैं। तो इसमें अशोक की जो धम्म नीति है उसकी जो विशुद्ध परिभाषा है उसका वर्णन किया गया है। अब अगले में कह रहा है अशोक के किस स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। तो ये दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में इसकी परिभाषा दी गई है। अगले में कह रहा है अशोक किस स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न करता है कियंचु धम्मे, मतलब धम्म क्या है, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो ये करते हैं दूसरे स्तंभ लेख और सातवें स्तंभ लेख में। मतलब दूसरे में क्वेश्चन करते हैं और सातवें में इसका जो परिभाषा है धम्म क्या है उसकी ये परिभाषा बताते हैं। अगले में कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में धम्म मंगल की जानकारी प्राप्त होती है। तो 9वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अगले में कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में धम्मदान की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 11वें से प्राप्त होती है। अगले में कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा है। तो ये 13वां जो शिलालेख है उसमें ये चर्चा की गई है। अब अगला है अशोक की धम्म यात्राएं कब कब हुई है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार ये माना जाता है कि अशोक की जो धम्म यात्रा थी इसका क्रम ऐसा है। तो देखिए पहले बोध गया की यात्रा, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। तो ये सीक्वेंस काफ़ी बार पूछा गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगले में कह रहा है देखिए दिव्यावदान जो है तथा B.A. स्मिथ के अनुसार अशोक की धम्म यात्रा का क्रम इस प्रकार बताया गया है। तो इन्होंने बताया पहले इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की, फिर कपिलवस्तु की, फिर बोध गया की, फिर सारनाथ की, फिर श्रावस्ती की, फिर कुशीनगर की। तो ये दो विद्वान हैं, मतलब दो एक तरह से कह सकते हैं दो डिवीज़न है इनमें कि धम्म यात्राएं कब किसने की, उनके प्रकार ये बताए गए हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अशोक ने कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई। तो ये बिताई थी 256 रातें। अगले में कह रहा है अशोक ने अपने राज्याभिषेक में कितने वर्षों बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो ये 13वें वर्ष इनकी नियुक्ति की थी। अगले में कह रहा है धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक किन अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो इनका नाम था धम्म महामात्र। अब अगले में कह रहा है साम्राज्य के किन उच्च अधिकारियों को धर्म में कह रहा है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने लगाया था। तो ये थे व्युष्ट, राजुक, प्रादेशिक और युक्तक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धर्म जो प्रचार है उसके लिए व्युष्ट, राजुक, जो प्रादेशिक और युक्तक नामक पदाधिकारी हैं इनकी जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो तीसरे और सातवें जो स्तंभ लेख हैं उनसे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगले में कह रहा है व्युष्ट, राजुक, प्रादेशिक तथा युक्तक जैसे जो उच्चाधिकारी हैं ये अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कितने वर्षों में करते थे। तो ये प्रति 5वें वर्ष अपना दौरा ये करते थे, मतलब जो इनके क्षेत्र थे वहाँ पे ये दौरा करते थे। जैसे प्रेजेंट में चुनाव होते हैं 5 सालों बाद, वैसे यहाँ पे ये भी वर्णन किया गया है। अब अगले में क्या है अशोक द्वारा नियुक्त जो धम्म महामात्र हैं उनका कार्य क्या था। तो ये विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भावना को समाप्त करने का काम करते थे और धर्म की एकता पर बल देते थे। मतलब अगर किन्हीं दो संप्रदायों के बीच द्वेष की भावना पनप रही है
तो इसका कारण जानेंगे और उसको निवारण करेंगे ताकि जो समाज है उसमें वैमनस्य की भावना न फैलने पाए। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु दूत कहाँ पे भेजे थे? इन दूतों का विवरण किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो ये जो वर्णन है ये दूसरे और 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। अगले में कह रहा है अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में किन दक्षिणी भारत राज्यों का वर्णन है? तो ये हैं चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपाणी। तो ये सब का वर्णन किया गया है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है? तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो अशोक का 13वां शिलालेख है इसमें किन 5 यवन राज्यों का उल्लेख मिलता है जहाँ पर उसने धर्म प्रचारक भेजे थे? तो यहाँ पर वर्णन मिलता है सीरिया का वर्णन है, मिस्र का है, मेसिडोनिया का है, मग का है, सीरीन का है। तो इन 5 यवन राज्यों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब अगला देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ हेतु जो भेजे गए भिक्षु थे जिसकी जानकारी महावंश से प्राप्त होती है, तो कहाँ कहाँ कौन कौन भेजे गए थे इनको जान लीजिए। तो देखिए, जो मज्झांतिक थे ये भेजे गए थे कश्मीर और गांधार के क्षेत्र में। महारक्षित जो थे ये यवन देश में भेजे गए थे। मध्यम जो थे ये हिमालय देश में भेजे गए थे। धर्मरक्षित जो थे ये अप्रांतक क्षेत्र जो था वहाँ पे भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त महाधर्म रक्षित जो थे वो महाराष्ट्र के रीजन में थे। महादेव जो थे वो महिष्मंडल, जिसको हम लोग मैसूर अथवा मांधाता का क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे इनको भेजा गया था। रक्षित जो थे उनको वनवासी, जिसको हम लोग उत्तरी कन्नड़ का क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे इनको भेजा गया था। शोन तथा उत्तर जो थे ये सुवर्ण भूमि में भेजे गए थे, मतलब जो सुवर्ण भूमि का क्षेत्र है वहाँ पे इनको भेजा गया था। महेंद्र और जो संघमित्रा थे इनको लंका में भेजा गया था, जो श्रीलंका है प्रेजेंट में, वहाँ पे इनको भेजा गया था। अब अगले में कह रहा है श्रीलंका के शासक जो तिस्र थे उनको किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ये महेंद्र ने किया था, जो कि अशोक के पुत्र थे। अगले में कह रहा है श्रीलंका के शासक जो तिस्र थे इन्होंने अशोक को कौन सी उपाधि धारण की थी? मतलब अशोक की कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की थी जो तिस्र थे? तो इन्होंने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो देवानाम प्रिय हैं उसकी उपाधि दशरथ ने भी धारण की है। इसके अतिरिक्त देखिए ये यहाँ पे दिया गया है तिस्र ने भी धारण की है। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें बताया गया है कि जो अशोक थे उन्होंने भी इसकी उपाधि धारण की हुई है। तो 3 लोगों ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अशोक की जो धार्मिक नीति है इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है अशोक ने अपने साम्राज्य में किस धार्मिक नीति का अनुसरण किया है? तो धार्मिक सहिष्णुता की इन्होंने नीति का अनुसरण किया हुआ है। अगले में कह रहा है किस शिलालेख में अशोक अपने धार्मिक इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सभी मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें क्योंकि सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। तो ये बताया था 7वें शिलालेख में उन्होंने ऐसा कहा हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने सर्वधर्म जो समभाव की भावना है उसको उन्होंने बनाने की कोशिश की हुई है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अशोक ने किस स्थान पर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं को निर्मित करवाया था? तो ये बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं बेसिकली जो गया जिले में स्थित हैं, बिहार में स्थित हैं, वहाँ पे इन पहाड़ियों को बनाया गया था, मतलब उन पहाड़ियों में इन गुफाओं को बनाया गया था। अब अगले में कह रहा है अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये कल्हड़ की जो रचना है जिसका नाम है राजतरंगिणी, वहीं से इसकी जानकारी मिलती है। अब अगले में कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में सभी संप्रदायों तथा धार्मिक मतों में सार वृद्धि की बात बताई गई है? तो ये है 12वां शिलालेख। अगले में कह रहा है अशोक के अभिलेखों से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है अशोक का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? तो ये अभिलेखों से पता चलता है। अगले में कह रहा है अशोक ने अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं अभिलेख अशोक के? तो ये 40 से अधिक जो अभिलेख हैं अब तक अशोक के प्राप्त किए जा चुके हैं। अगले में कह रहा है अशोक के अभिलेख को किस विद्वान ने सर्वप्रथम उदाचारित किया था, या कह सकते हैं जिसको पढ़ने में सफलता हासिल की थी? तो इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अगले में कह रहा है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख का उदाचन है किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1837 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों का वर्गीकरण कितने भागों में है? तो ये 3 भागों में है। पहले में है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो इनमें इनको डिवाइड किया गया है। अब देखिए जो बृहद शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन है इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला बृहद जो शिलालेख है उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है और वो स्थित कहाँ पे है, उसकी खोजकर्ता किसने की थी और इसकी खोज किस वर्ष हुई थी, इसी को हम लोग इसमें जानेंगे। तो बृहद शिलालेखों में पहला है शहबाजगढ़ी। ये स्थित है पेशावर पाकिस्तान में। इसको खोजा था जनरल कोर्ट ने। इसकी खोज हुई थी 1836 में। इसके बाद मानसेहरा का स्थान आता है जो कि हजारा पाकिस्तान में है। इसको कनिंघम ने खोजा था। 1889 में इसकी खोज हुई है। अगला है कालसी जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। इसको खोजा था फॉरेस्ट के द्वारा और इसकी खोज हुई थी 1860 में। अगला है गिरनार। तो गिरनार बेसिकली है गुजरात जूनागढ़ में और इसकी खोज हुई है कर्नल टॉड के द्वारा। कब खोज हुई है? 1822 में हुई है।
धौली जो कि तोसली उड़ीसा में है, जो पूरी उड़ीसा में है, इसकी खोज की थी किट्टो ने और कब खोज हुई है 1837 में। जौगर जो कि समपमा, ये भी गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, इसकी खोज हुई है वाल्टर इलियट के द्वारा, कब हुई है 1850 में। अब अगला है एरीगुंडी, तो इसकी खोज हुई है कुर्नूल आंध्र प्रदेश में और खोज की गई है अणुघोष के द्वारा, खोज हुई है 1829 में। अगला है सोपारा जो कि पालघर पूर्व में थाना महाराष्ट्र में स्थित है, इसकी खोज हुई है भगवान लाल ने, इसकी खोज की है 1889 में। अब लघु शिलालेखों से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए कुछ लघु शिलालेख बताए गए हैं, इनकी स्थिति कहाँ पे इनको जान लेते हैं। तो पहला है रूपनाथ जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, दूसरा है गुर्जरा जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है, सहसाराम जो है वो बिहार में है, भाबरू जो बैराट में है जो कि प्रेजेंट में राजस्थान जयपुर में स्थित है। अगला है मास्की जो कि रायचूर कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग जो कि कर्नाटका में है, सिद्धपुर जो कि है ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, जटिंगा रामेश्वर जो कि है ब्रह्मगिरी कर्नाटक में ये भी स्थित है, एरीगुडी जो कि कर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोबी मठ ध्यान दीजिएगा जो है गोबी मठ जो कि मैसूर कर्नाटका में है, पाल की गुंडू जो है वो कर्नाटका में है, राजुल मंडगिरी जो कि है कर्नूल राजस्थान यहाँ पे कर्नाटका में है, अरौरा जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, काफ़ी बार पूछा गया है कि अरौरा जो है अरौरा वो कहाँ पे है, तो वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब नोट में बताया गया है कि जो मास्की है, गुर्जरा है, नेत्यूर है, उद्गोलम है, इन लेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। मतलब जो अशोक है ये नाम वर्णन कहाँ पे हुआ है, तो ये मास्की, गुर्जरा, नेत्यूर और उद्गोलम में इसका नाम जो अशोक है वो नाम उल्लेखित किया गया है। अब देखिए जो सप्त स्तंभ लेख हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सप्त स्तंभ लेख में पहला ये कह रहा है कि जो सप्त स्तंभ लेख हैं इसमें सम्राट अशोक की आज्ञाएं हैं, राजाज्ञाएं हैं अथवा प्रज्ञापन हैं, इनकी संख्या इसमें बताई गई है जो कि 6 भिन्न भिन्न स्थानों पे पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण कराए गए हैं। दूसरा इसमें ये कह रहा है कि जो दिल्ली टोपरा है, यह जो ये दिल्ली टोपरा है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिसको खिजराबाद जिला कहते हैं वहाँ पर यह स्थित है। इसके अतिरिक्त कह रहा है टोपरा नामक जो स्थान है यहीं पर ये गड़ा हुआ है। कालांतर में फिरोज शाह जो तुगलक थे इन्होंने इसको दिल्ली लाया था, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये टोपरा में स्थित था, इसको दिल्ली लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब नोट में कह रहा है कि इससे फिरोज शाह की जो है लाट के भी नाम से जानते हैं, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। अगले में कह रहा है अन्य स्तंभ लेख पर अशोक के सातों जो लेख हैं वो उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्य पर केवल 6 ही मिलते हैं। सर्वप्रथम कह रहा है जेम्स प्रिंसेप ने इनका वाचन कर अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो दिल्ली मेरठ जो लेख है उसमें ये कह रहा है कि यह भी पहले मेरठ में था, बाद में इसको फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। अगला है लौरिया अर्राज, ये कहाँ पे है? तो ये बिहार के चंपारण में है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये लौरिया अर्राज है कहाँ पे? तो ये बिहार के चंपारण में स्थित है। अगला है लौरिया नंदनगढ़, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा लौरिया अर्राज है, लौरिया नंदनगढ़, ये रामपुरवा है, ये तीनों बिहार में स्थित हैं। अब अगला है जो प्रयाग है इसके बारे में जान लेते हैं। यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। अब अगला देखिए लघु स्तंभ लेखों से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है अशोक की जो राजकीय घोषणाएं हैं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। तो याद रखिएगा लघु स्तंभ लेख क्या हैं? तो अशोक की जो राजकीय घोषणाएं थी जिन स्तंभों पर उनको उत्कीर्ण कराया गया है उसी को लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अब लघु स्तंभ लेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है, ये स्थित कहाँ पे है, इसकी खोज कब हुई है, किस वर्ष हुई है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए पहला है सांची, जो सांची कहाँ है वो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। सारनाथ जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसकी खोज की गई है ऑरेल स्टाइन के द्वारा, इसकी खोज हुई थी 1905 में। इसके बाद कौशाम्बी है जो इलाहाबाद के समीप है, इसकी खोज हुई है कैप्टन वर्ट के द्वारा 1934 में इसकी खोज हुई थी। अगला है रुमिनदेई जो कि नेपाल की तराई में स्थित है, इसकी खोज की गई है फ्योरर के द्वारा, खोज हुई है 1895 में। निगलीवा जो है निगलीवा सागर जिसको भी जानते हैं, ये नेपाल की तराई में स्थित ये भी है, इसकी भी खोज फ्योरर ने की है 1895 में। तो याद रखिएगा चाहे निगलीवा हो या रुमिनदेई हो दोनों नेपाल में स्थित हैं और इसकी दोनों की खोज की गई है फ्योरर के द्वारा और खोज हुई है दोनों की 1895 में। अब नोट में कह रहा है कि जो सांची है सारनाथ लघु स्तंभ हैं, इनमें कह रहा है अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देते हैं।
दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभों को रानी जो कारुवाकी हैं इन्होंने ध्यान दिया था, जिसके कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा रानी का अभिलेख कौन सा है, तो वह है कौशाम्बी का जो शिलालेख है, जिसको हम लोग प्रयाग स्तंभ भी कहते हैं। ये कौशाम्बी में जो है उसको रानी कारुवाकी का शिलालेख कहा जाता है, या इसी को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अब अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में जो विशेष ज्ञान है या तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये की थी टिफैंथलर ने। अगले में कह रहा है टिफैंथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज कब की थी, तो ये 1750 ईस्वी में की थी। अगले में कह रहा है कि श्रीलंका जो प्रशासनिक अधिकारी थे इन्होंने सर्वप्रथम प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है प्रियदर्शी, इसकी पहचान अशोक के साथ की थी, इनका नाम है जॉर्ज टर्नर। अगले में कह रहा है अशोक के मास्की लघु जो लेख है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये की थी बीडल महोदय ने। अगले में कह रहा है अशोक के जो अभिलेख हैं इनमें कुल कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो इनमें 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। लिपियों में है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ग्रीक मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग यूनानी शैली कहते हैं। अब अगले में कह रहा है कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है, तो यह है प्राकृतिक, या जिसको हम लोग अर्धमागधी भी कहते हैं। अगले में कह रहा है अशोक किस अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग उनके किया गया है, मतलब अशोक का कौन सा लेख है जहाँ पे खरोष्टी लिपि यूज में लाई गई है, तो वह है मानसेहरा एस सहबाजगढ़ी। तो यहाँ पे खरोष्टी लिपि का यूज किया गया है। अब अगले में कह रहा है अशोक के किस अभिलेख में अरमाइक लिपि का यूज हुआ है, तो ये लघमान से प्राप्त 2 लेख हैं जहाँ पे अरमाइक लिपि का यूज किया गया है। अगले में कह रहा है अशोक के किस अभिलेख में एक साथ द्विभाषिक लिपि का यूज किया गया है, तो यह है सरेक्विना जो अभिलेख है जो कांधार में है, तो यहाँ पे द्विभाषिक लिपि का यूज किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सरेकुना लघु अभिलेख में किन 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो इनमें लिपियाँ हैं ग्रीक, जिसको हम लोग यूनानी कहते हैं, और आरमाइक। ये 2 लिपियाँ हैं जिनका यूज सरेकुना में किया गया है, और यह है क्या, ये लघु शिलालेख है। अगले में कह रहा है अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि का एक साथ प्रयोग हुआ है, तो यह है एरिगोडी अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब अगला ये कह रहा है कि अशोक के प्रथम शिलालेख की विषय वस्तु क्या है, तो यह है पशु बलि का निषेध करना। अगले में कह रहा है पशु बलि निषेध की बात अशोक के किस शिलालेख में है, तो यह प्रथम शिलालेख में है। अगले में कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में 2 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन मिलता है, तो यह द्वितीय शिलालेख है जहाँ पे 2 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। अब अगले में कह रहा है धम्मनीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार जो है अशोक के किस शिलालेख में मिलते हैं, तो ये चतुर्थ शिलालेख में मिलते हैं। अगले में कह रहा है प्रतिवेदकों द्वारा प्रजा के कार्यों की सूचना अशोक के देने का विवरण किस शिलालेख से प्राप्त होता है, तो ये 6ठे शिलालेख से प्राप्त होता है। अब अगले में कह रहा है कि सभी जो प्रजा है मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ। इसका विवरण अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो ये प्रथम जो पृथक कलिंग लेख है उसमें यह विवरण मिलता है। अगले में कह रहा है मीनार ए जरीन, जिसका अर्थ होता है स्वर्ण मीनार या स्वर्ण स्तंभ, इसके नाम से किस स्तंभ लेख को माना जाता है, तो ये है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। याद रखिएगा स्वर्ण मीनार या इसी को स्वर्ण स्तंभ कहा जाता है, नाम है इसका दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे सुंदर एवं सुरक्षित स्तंभ लेख माना जाता है, तो यह है लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख। अगले में कह रहा है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उदाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो ये पत्थर की पट्टियाँ हैं इन पर उत्कीर्ण किया गया था ये। अगले में कह रहा है वह कौन सा स्थान है जहाँ पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो वो है अनुराधापुर जो कि श्रीलंका में स्थित है। अब अगले में कह रहा है प्राचीन भारत में कौन सी लिपि जो थी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये खरोष्ठी थी। अगले में कह रहा है अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में सत्य कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो स्तंभ लेख हैं ये इन पर बढ़िया पालिश की हुई है और ये अखंड है, मतलब ये जोड़ जोड़ के छोटे छोटे पत्थर नहीं बनाए गए हैं, मतलब ये एक ही बड़े पत्थर हैं, इनको जोड़ के नहीं बनाया गया है। और जो स्तंभों के सैफ्ट हैं ये सुंडाकार हैं, मतलब सूंड के आकार की इनको बनाया गया है, मतलब नीचे मोटे हैं ऊपर जाते जाते ये पतले हो जाते हैं। अब अगला ये कह रहा है कि इस उभारदार मूर्ति शिल्प जिसको हम लोग रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं, इसमें कह रहा शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप में चित्र के साथ रानियों अशोक वर्णन किया गया है, तो ये वर्णन किया गया है कंगनहल्ली में। तो मतलब जो कंगनहल्ली में है वहाँ पे अशोक का एक चित्र बना हुआ है पत्थर पे ही, और वहाँ पे रानियों अशोक लिखा है। अब अगले में कह रहा है वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाबरू स्तंभ है। अगले में कह रहा है किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है कि यदि कोई व्यक्ति जो अपने संप्रदाय की महिमा मंडित करने के दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है तो वह अपित अपने संप्रदाय के गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, तो ये कहा है अशोक ने।
अब अगले में ये कह रहा है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में करारोपण के बारे में बताया है। तो ये है रुमिनदेही का स्तंभ लेख, जिसमें इन्होंने करारोपण से संबंधित जो बातें हैं उनको बताया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय अभिलेख हैं, इनमें कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग लाने हेतु संरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश देता है। तो ये है सोह गौरा ताम्रपत्र लेख। इससे जानकारी ये मिलती है कि जैसे किसी समय खाद्यान्न संकट हो जाता है, तो यहाँ पे बताया गया था कि उस समय मतलब जो हेल्प है वो राज्य के द्वारा दी जाती है। अगले में कह रहा है अशोक ने किस स्तंभ लेख पर मोर का उत्कीर्ण करवाया था। तो ये था लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है, वहाँ पे मोर का वर्णन है, मतलब मोर ऊपर बना हुआ है। अगले में कह रहा है अशोक के रुमिनदेही स्तंभ लेख के विषय में सत्य कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो रुमिनदेही अभिलेख है, इसमें ये कह रहा है कि यह लुम्बिनी में स्थित है, जिसमें अशोक ने स्वयं यात्रा की हुई है, जिसकी यात्रा अशोक ने स्वयं की थी। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया था। तो ये भी सही है। बलि क्या था? तो बलि एक प्रकार का कर था, मतलब जो टैक्स होता है, कर होता है, वो बलि एक टैक्स था। अगले में कह रहा है उसमें यहाँ के भू राजस्व को घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। तो ये भी सही है। अगले में कह रहा है ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के भी संबंध में इसने जानकारी दी हुई है। अब अगले में कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में धर्म विजय की जानकारी प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख में प्राप्त होती है। अगले में कह रहा है अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र जो प्राप्त संस्करण है, इनमें से कह रहा है कि इन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक जो शिलालेख हैं उनको उत्कीर्ण किया गया है। तो यह है 11वां है, और जो 12वां है और 13वां है, यहाँ पे ये सब शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है। अब अगले में कह रहा है अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो ये सहवाजगढ़ी जो शिल्प है, जो एक तरह से कह सकते हैं राजाज्ञा है, मतलब राजा के द्वारा दी गई आज्ञा है। तो यहाँ पे कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। अब अगले में कह रहा है अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उनके जो पृथ्वीवत विचार हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो उनका उल्लेख मिलता है प्रथम जो कलिंग शिलालेख है, वहाँ पे ये वर्णन मिलता है। अब अगले में कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में युद्ध और हिंसा के कारण जनित उनके अंतर्मन की व्यथा का वर्णन मिलता है। तो ये धौली और जो जौगढ़ का पृथक शिलालेख है, वहीं से जो युद्ध में हिंसा होती है उसके कारण जो उनके मन में व्यथा थी उसका वर्णन मिलता है। अब अगले में कह रहा है अशोक ने किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यह है 12वां शिलालेख। अगले में कह रहा है अशोक ने अपने किस शिलालेख में आठवीं जो जातियाँ हैं इनका उल्लेख किया है। तो ये किया है 13वें शिलालेख में। अगले में कह रहा है किस स्थान से अशोक के जो वृषभ शीर्षक वाला स्तंभ प्राप्त हुआ है। तो ये रामपुरवा से मिला है। तो रामपुरवा से मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो ये स्तंभ लेख मिला है उस पर एक जो वृषभ है, जिसको हम लोग कहते हैं बैल, का वर्णन मिला है, मतलब बैल की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। ये है रामपुरवा। अब अगले में कह रहा है कि बुद्ध है, धम्म है, संघ है, इनके प्रति अशोक की जो प्रगाढ़ आस्था है इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो यह है भाबरू स्तंभ लेख। अगले में कह रहा है अशोक के सारनाथ स्थित जो सिंह शीर्ष स्तंभ है, इसके फलक पर प्रदर्शित पशुओं का क्रम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पशुओं का क्रम है, अश्व है, फिर सिंह है, फिर हाथी है, फिर वृष है। तो इनका ये सीक्वेंस है। अब अगले में कह रहा है कि अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक दोनों का नाम उल्लेख मिलता है। तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले में कह रहा है किन सूत्रों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था। तो ये 13वें शिलालेख से प्राप्त मतलब जानकारी प्राप्त होती है। अब अगले में कह रहा है मौर्य शासक अशोक ने किन स्तंभ लेखों पर शीर्ष, मतलब जो स्तंभ लेख का शीर्ष है उस पर सिंह बनवाया हुआ है। तो ये सारनाथ है, सांची है, कलुहा है, लौरिया नंदनगढ़ है। तो यहाँ पे सिंह का वर्णन इन्होंने करवाया है, मतलब सिंह की जो एक तरह से कहते हैं मूर्ति है उसको बनवाया है। अब अगले में कह रहा है अशोक का कौन सा अभिलेख धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है। तो ये 11वां शिलालेख है। अगले में कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में अभिलेख में कह रहा है इसिला नामक नगर का उल्लेख मिलता है। तो ये जो सिद्धपुर अभिलेख है वहाँ पे इसिला नामक नगर का वर्णन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन और हैं, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो इसमें देखिए जो सेक्शन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन है, और उसके बाद बहुत सारे धर्मों से संबंधित जो इनके स्क्रिप्चर बनाए गए हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर के, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थोड़े से और बचे हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है मौर्य काल में अकाल के समय दिए जाने वाले राहत कार्यों का वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो ये सोह गौरा ताम्रपत्र अभिलेख है जो कि गोरखपुर में है, और दूसरा है महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश में स्थित है। तो यहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है। अब अगले में कह रहा है अशोक के जीवों के वध की निषेध की जो सूची है किस स्तंभ लेख से मिलती है। तो ये 5वें स्तंभ लेख में उन्होंने ऐसा बताया हुआ है।
अगले में कह रहा है अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद राजुक थे उनको न्यायिक तथा दंडात्मक अधिकार सौंपे थे, जो पहले जो मूलतः थे वो राजस्व अधिकारी थे। तो ये 26वां वर्ष उनको ये मतलब जो एक तरह से कहते हैं अधिकार हैं वो सौंपे गए थे, और इसकी जानकारी मिलती है चतुर्थ स्तंभ लेख से। अब अगले में कह रहा है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और जो अशोक हैं इनके नाम का वर्णन मिलता है। तो यह महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगले में कह रहा है किस अभिलेख में अशोक का भी जो अभिलेख है वो पाया गया है। तो यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले में कह रहा है अशोक के किस अभिलेख में संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था। तो यह है चतुर्थ स्तंभ लेख, जिससे पता चलता है कि अशोक ने जो मृत्युदंड है उसको समाप्त नहीं किया था। अब देखिए स्तूप से जो संबंधित क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है सांची स्तूप निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ये अशोक ने करवाया था। अगले में कह रहा है किस स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। तो ये जो सांची है इसको माना जाता है। अगले में कह रहा है बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने हजार स्तूपों का निर्माण करवाया। तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ऐसी मतलब एक कहानी है कि जो इन्होंने बनवाया हुआ है 84,000। अगले में कह रहा है किस स्थल पर स्थित जो स्तूप हैं इनके अवशेषों से अशोक के पाषाण पर जो उद्धित प्रतिमा है उनके नाम के साथ प्राप्त हुई है। तो ये है कंगनहल्ली। अगले में कह रहा है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो ये अशोक ने करवाया था। अब अगले में कह रहा है जो काकनाद वोट है ये महाविहार स्थित कहाँ पे है। तो ये सांची में है। अगले में कह रहा है सांची के सबसे बड़े स्तूप जिसमें हम लोग स्तूप संख्या 1 और महास्तूप कहा कहते हैं इसको, इसका कह रहा है आंतरिक भाग ईंटों द्वारा निर्मित है। किसके काल में इसको बनाया गया था। तो इसको अशोक के काल में बनाया गया था। अगले में कह रहा है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो अशोक ने करवाया था। अब गुहा लेख से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के निवास के लिए कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो इस पर देखिए कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, विष्णु झोपड़ी, इन सब गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब अगले में कह रहा है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के संदर्भ में कुछ कथन सत्य दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो बराबर पहाड़ी है इस पर कुल 4 गुफाएं हैं। सी स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ये अभिलेख इन गुफाओं पर आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो अशोक से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए जो मौर्य प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है या फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जीवन से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरे वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ पे मौर्य की न्याय व्यवस्था है, राजनीतिक है, सामाजिक, आर्थिक, जीवन। तो जितने भी क्वेश्चन अभी दिए गए हैं आर्ट एंड कल्चर से बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।